आज लुई विटोन का नाम लग्जरी का दूसरा नाम है। इसका आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम हैंडबैग्स, लगेज और एक्सेसरीज पर दिखता है, जिसे दुनिया भर के फैशन लवर्स पसंद करते हैं। लेकिन इस आइकॉनिक ब्रांड का सफर कई लेजेंडरी कहानियों की तरह पेरिस की चमक दमक से दूर शुरू हुआ। इसकी शुरुआत लुईस विटोन नाम के एक नौजवान के साथ हुई, जिसके सपनों ने उसे रूरल फ्रांस से पेरिशियन लग्जरी के केंद्र तक एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रास्ते पर ले गए। ये कहानी है कि कैसे एक जमाने के पेनीलेस ट्रंक मेकर के बेटे ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि लग्जरी का मतलब ही बदल दिया, और कैसे बर्नार्ड अर्नोल्ड की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के जरिए लुईस विटोन की लेगेसी भरी और वो एक ग्लोबल एम्पायर एलवीएमएच की नींव बन गया। लुईस विटोन की कहानी एम्बिशन, क्राफ्ट्समैनशिप और एक्सेलेंस की लगातार कोशिश की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी लेगेसीज भी अक्सर सिंपल शुरुआत से ही निकलती हैं। हमारी कहानी हमें 1821 में ले जाती है, ईस्टर्न फ्रांस के माउंटेनस जूरा रीजन में बसे एक छोटे से गांव एंचे में। यहां रोलिंग हिल्स और रस्टिक चार्म के बीच लुई विटोन एक साधारण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता ज़ेवियर एक कारपेंटर थे और उनकी मां कोरोन एक मिलिनर थीं। जिंदगी उस लग्जूरियस दुनिया से कोसों दूर थी जिसमें लुई आगे जाकर रहेंगे। 13 साल की छोटी उम्र में एम्बिशन और शायद थोड़ी सी यूथफुल रेस्टलेसनेस से प्रेरित होकर लुई ने एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला लिया। वो एंचे की फैमिलियरिटी छोड़कर पेरिस जाने का फैसला करते हैं, जो फ्रेंच कल्चर और कॉमर्स का बस्लिंग सेंटर था। उन्हें क्या पता था कि यह सफर पूरी तरह पैदल 250 मील से ज्यादा लंबा होगा और पूरा होने में उन्हें 2 साल लगेंगे। ये उनकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का सबूत था, एक ऐसा गुण जो आगे चलकर उनके काम की पहचान बनेगा। 1837 में पेरिस पहुंचने पर 16 साल के लुईस विटोन ने खुद को एक ऐसे शहर में पाया जो ट्रांसफॉर्मेशन के कस्प पर था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में फैल रहा था, अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज और एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास ला रहा था, जो दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब था। ट्रैवल इवॉल्व हो रहा था और लुई विटोन क्राफ्ट्समैनशिप की अपनी नेचुरल समझ और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की काबिलियत के साथ इस एवोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। वो मिसियर मारेशाल के अप्रेंटिस बने, जो एक मशहूर बॉक्स मेकर और पैकर थे, एक ऐसा प्रोफेशन जो उस जमाने में बहुत जरूरी था जब ट्रैवल करना एक मुश्किल काम था। इस अप्रेंटिसशिप के दौरान लुई ने अपने स्किल्स को निखारा और लाइट वेट लेकिन मजबूत ट्रैवल चेस्ट्स बनाने की कला में महारत हासिल की। उन्होंने अपनी मेटिकुलस क्राफ्ट्समैनशिप और इनोवेटिव डिजाइन्स के लिए जल्दी ही नाम कमा लिया और प्रोमिनेंट क्लाइंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। 1854 में 17 साल तक अपनी कला को निखारने के बाद लुई विटोन ने रू नोव दे कापुसीन पर अपनी वर्कशॉप खोलने का बड़ा फैसला लिया। यहीं पर लुई विटोन ब्रांड, जैसा कि हम आज जानते हैं, सही मायने में पैदा हुआ। 1892 में लुई विटोन के निधन के बाद उनके बेटे जॉर्ज विटोन ने बढ़ती हुई कंपनी की कमान संभाली। जॉर्ज, जिनके पास अपने पिता की बिजनेस एक्यूमेन और इवॉल्विंग लग्जरी मार्केट की गहरी समझ थी, ये जानते थे कि ब्रांड की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। एनक्यूएल करना पहले से ही एक बढ़ती हुई चिंता थी, जो लुई विटोन की एक्सक्लूसिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप को कमजोर करने का खतरा पैदा कर रही थी। ब्रांड के फ्यूचर को शेप देने वाले एक कदम में जॉर्ज विटोन ने 1896 में एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन इंट्रोड्यूस किया, अब आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम कैनवस। यह डिस्टिंक्टिव पैटर्न, जिसमें उनके पिता के इनिशियल्स आपस में जुड़े हुए थे, सिर्फ लग्जरी का सिंबल नहीं था, बल्कि एनक्यूएल करने वालों से लड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था। इस इंट्रिकेट डिजाइन को कॉपी करना मुश्किल था और ब्रांड के क्वालिटी के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ इसने लग्जरी मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इसने एक मिसाल कायम की जो आज तक जारी है, डिस्टिंक्टिव डिजाइन एलिमेंट्स को ब्रांड आइडेंटिटी और एक्सक्लूसिविटी से जोड़ना। सेक्शन 5, अर्नो एरा की शुरुआत, एलवीएमएच मर्जर और लग्जरी के लिए एक नया विजन। हालांकि विटोन फैमिली ने 20th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रांड को सक्सेसफुली आगे बढ़ाया था, इसे लग्जरी और ट्रैवल के सिंबल के रूप में एस्टैब्लिश्ड किया था, लेकिन एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। फिर आए बर्नार्ड अर्नोल्ड, एक यंग और एम्बिशियस बिजनेसमैन जिनकी नजर अपॉर्चुनिटीज पर थी।
और लग्जरी के फ्यूचर के लिए एक बोल्ड विजन था। 1987 में लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रही थी और अर्नोल्ड ने न्यूली फॉर्म्ड एलवीएमएच के हेल्म पर एक ऐसा कंग्लोमरेट बनाने का मौका देखा जो किसी और जैसा नहीं था। लुई विटोन, रिनाउंड लगेज एंड लेदर गुड्स हाउस का मोएट हेनेसी, शैंपान और कोन्याक में एक लीडिंग नेम के साथ मर्जर एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। इसने आइकॉनिक ब्रांड्स के एक पोर्टफोलियो को एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे ला दिया, हर एक अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सबसे ऊपर। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने लुई विटोन और पूरे लग्जरी इंडस्ट्री के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। सेक्शन 6, एक्विजिशन की कला, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन के जरिए एक लग्जरी एम्पायर बनाना। आर्नोल्ड की एस्ट्यूट लीडरशिप में एलवीएमएच ने एक अग्रेसिव और हाईली स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन स्प्री शुरू की। आर्नोल्ड समझते थे कि ट्रू लग्जरी दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांड्स के क्यूरेटेड पोर्टफोलियो पर थ्राइव करता है। उन्होंने रिच हिस्टरीज और क्राफ्ट्समैनशिप की हेरिटेज वाले एस्टैब्लिश्ड नेम्स के साथ साथ इमर्जिंग ब्रांड्स को भी ढूंढा जिनमें ग्रोथ और इनोवेशन की पोटेंशियल थी। क्रिश्चियन डियोर और गिवेंची जैसे फैशन पावर हाउसेज से लेकर बुल्गरी और टिफनी एंड कंपनी जैसे ज्वेलरी आइकॉन्स तक हर एक्विजिशन को केयरफुली कंसिडर्ड किया गया, ग्रुप के डिवर्स लेकिन सिनर्जिस्टिक पोर्टफोलियो में ऐड किया गया। आर्नोल्ड का विजन सिर्फ ओनरशिप से आगे का था। वो हर ब्रांड के यूनिक डीएनए को नर्चर करने में बिलीव करते थे, साथ ही उन्हें एलवीएमएच इकोसिस्टम में फ्लरिश होने के लिए रिसोर्सेज और क्रिएटिव फ्रीडम भी देते थे। ये अप्रोच, जिसे अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, एलवीएमएच की सक्सेस का हॉलमार्क बन गया, जिससे ग्रुप अपने प्रेस्टिजियस ब्रांड्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को मेंटेन कर पाया और साथ ही शेयर्ड एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का फायदा भी उठा पाया। सेक्शन 7, ग्लोबल मार्केट्स को शेप देना, लग्जरी रिटेल के लिए एलवीएमएच का इनोवेटिव अप्रोच। बर्नार्ड अर्नोल्ड का विजन लग्जरी ब्रांड्स को एक्वायर करने से कहीं आगे तक जाता था। उनका मकसद ग्लोबली लग्जरी को कैसे परसीव और एक्सपीरियंस किया जाता है, उसे रेवोल्यूशनाइज करना था। उनकी गाइडेंस में एलवीएमएच ने रिटेल के लिए एक पायोनियरिंग अप्रोच अपनाया। एक लग्जरी आइटम खरीदने के एक्ट को एक इमर्सिव और एस्पिरेशनल एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एलवीएमएच ने समझा कि मॉडर्न लग्जरी कंज्यूमर सिर्फ एक प्रोडक्ट से ज्यादा चाहता है। वो एक एक्सपीरियंस, एक स्टोरी, ब्रांड की हेरिटेज से एक कनेक्शन चाहता है। फ्लैगशिप स्टोर्स को आर्किटेक्चरल मार्वल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, अक्सर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में लोकेटेड या रिनाउंड आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन्ड, जिससे एक्सक्लूसिविटी और वंडर का सेंस क्रिएट हुआ। रिटेल एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स और आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेशंस के जरिए और बेहतर बनाया गया, जो एक ग्लोबल क्लाइंटेल को अपील करता था जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें ढूंढ रहे थे। सेक्शन 8, एंड्यूरिंग लेगेसी। लुई विटॉन की कंटिन्यूड सक्सेस और एक टाइमलेस ब्रांड बनाने के लेसन्स। एक छोटे से फ्रेंच विलेज में सिंपल शुरुआत से लेकर ग्लोबल लग्जरी पावर हाउस के अपने करंट स्टेटस तक, लुई विटॉन की कहानी क्राफ्ट्समैनशिप, इनोवेशन और एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट की एंड्यूरिंग पावर का सबूत है। ब्रांड का सफर, जो 160 साल से ज्यादा का है, एक टाइमलेस और एंड्यूरिंग लेगेसी बनाने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। क्वालिटी के प्रति लुई विटॉन का अनवेवरिंग कमिटमेंट, इवॉल्विंग कंज्यूमर डिजायर्स के साथ अडेप्ट होने की उसकी एबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इनोवेशन को अपनाना उसकी कंटिन्यूड सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। अपने कोर वैल्यूज के साथ ट्रू रहते हुए, कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते हुए, लुई विटॉन ने एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ लग्जरी में एक ट्रू आइकॉन के रूप में अपनी पोजीशन सिक्योर्ड कर ली है। ब्रांड की कहानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है और एक रिमाइंडर है कि रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में भी एक्सेलेंस की परस्यूट और टाइमलेस वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट एंड्यूरिंग सक्सेस के कॉर्नरस्टोन्स बने रहते हैं।